Good afternoon, everyone. Today is 4th of February, and we shall be discussing the important newspaper articles of the day. There's one small announcement. Due to some technical reasons, few days CNA could not be recorded, or sometimes it was recorded but could not be uploaded because of some technical issues. We have recorded all those CNA of the month of January, and they have been uploaded on the YouTube. You will find those videos in the January playlist of CNA. CSAP is very considerate. CSAP is very serious about providing quality current affair material on regular basis. That is why even if we had to reshoot it or re-upload it, we have done that. It is now a sincere request to all of you guys, those of you who have not followed the current affairs of the January, those days which were not uploaded or for XYZ reasons, please go through the playlist and get remaining or leftover days current affairs covered. Okay, so today these are the 5 articles that we will be discussing. फर्स्ट आर्टिकल जो है वो इजराइल, आज के जो 5 आर्टिकल लिए गए आज के न्यूज़पेपर में, तीनों न्यूज़पेपर में मिलाकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आए हुए हैं, तो उनमें से सिलेक्ट करके ये 5 आर्टिकल्स लिए गए. पहला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग गाजा कॉन्फ्लिक्ट. इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में गाजा स्ट्रिप में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में है. एंड ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ह्यूमैनिटेरियन सेफगार्ड्स है दे हैव कोलैप्स्ड. IHL जिन्हें कहा जाता है, IHL मतलब होता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज. दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस, humanity irrespective of the caste, religion, region, nationality, ethnicity, etc. Second article is also from the domain of international relation. रेड सी में क्राइसिस हो रहा है एंड उसका इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड एंड इन्फ्लेशन पे क्या हो रहा है उसको ये आर्टिकल डिस्कस करता है. जो थर्ड आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स. It is about debt restructuring and the role of multilateral institutions. Fourth article is regarding climate adaptation and the widening finance gap. तीसरा इकोनॉमिक्स है, चौथा जो है वो एनवायरमेंट इकोलॉजी से, स्पेशली क्लाइमेट चेंज डायमेंशन है. फिफ्थ आर्टिकल इज रिगार्डिंग ग्लोबल वाटर स्ट्रेस एंड गवर्नेंस चैलेंजेस. ये ग्लोबल वाटर स्ट्रेस जो है इट कम्स और रादर इट इज फ्रॉम GS2, GS3, गवर्नेंस मॉडल, रिसोर्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, इनके बारे में डिस्कस करता है. सो दीज आर द 5 आर्टिकल्स दैट वी वुड बी डिस्कसिंग टुडे. बट बिफोर वी इंडल्ज इनटू द डिस्कशन ऑफ दीज 5 आर्टिकल्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ द CSAP. ये GS फाउंडेशन बैच है फॉर APSC एज वेल एज UPSC. ये किन के लिए? जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनके एस्पिरेशंस थे सिविल सर्वेंट बनने का, लेकिन अब काम करते करते वो ये पूरा करना चाहता है, उनके लिए बेटर सूटेड है. जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको बिल्कुल जीरो से लेकर फाइनल सक्सेस तक का जो जर्नी है उसमें हैंड होल्डिंग एट ऑल लेवल्स, बेट प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, एवरीवेयर देयर विल बी अ पर्सनलाइज्ड हैंड होल्डिंग. ये जो बैच है ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ज़्यादा सूटेबल इसीलिए भी है क्योंकि ये डिफरेंट टाइम्स में, मतलब आपके टाइम, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4 डिफरेंट स्लॉट्स में अवेलेबल है. मोर ओवर ये ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में अवेलेबल है. So what it means is as per your commitment, official work or commitments, you can still fetch some time out and attempt the lecture and get yourself prepared for attempting this examination. This crash course is specially for those जो ये अब मतलब 2026 में जो अभी अगले 2-3 महीने में प्रीलिम्स आएगी वो जो देने वाले हैं
APSC का, उनके लिए है ये। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, कहीं कोचिंग कर रखी है या सेल्फ स्टडी कर रखी हो, और उनको 2 ढाई 3 महीने में पूरा सिलेबस साइंटिफिक तरीके से रिवाइज करना है, उनके लिए है ये क्रैश कोर्स। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों को सुटेबल है जो इस साल 2026 में प्रीलिम्स देंगे। इस क्रैश कोर्स में जो इंटीग्रल पार्ट है वो है 10 स्मार्ट बुक्स जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, फिर पर्सनलाइज मेंटरशिप, फिर देयर इज ए प्रीफिट इनिशिएटिव ऑफ 15,000 MCQ। उसमें क्या है मैं अगले स्लाइड में डिस्कस करता हूँ आपसे। एंड करंट अफेयर एनालिसिस, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लेक्चर्स एज वेल एज गाइडिंग मेंटरशिप्स। ये बहुत जल्दी लॉन्च होगा। फॉर डिटेल्स अबाउट लॉन्चिंग ऑफ दिस कोर्स यू are requested to stay tuned with the official channels of CSAP. You can also consider contacting on this number in order to get more information. इसके बारे में मैंने कहा था कि अगले स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये 15,000 MCQ का टेस्ट सीरीज है जिसमें 2 सेक्शन है, एक है फ्री सेक्शन, दूसरा है पेड सेक्शन। जो फ्री सेक्शन है इसमें 3000 प्लस MCQs यूट्यूब लाइव पर डिस्कस किए जाएंगे। इस डिस्कशन में सब्जेक्ट वाइज MCQs सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक को समझेंगे, MCQs के एक्सप्लेनेशन को जानेंगे एंड कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हो जाएंगे। ये जो फ्री इनिशिएटिव है इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं है, इसमें CSAT इंक्लूडेड नहीं है। जो पेड कोर्स है उसमें ये 12,000 MCQs है 120 टेस्ट के फॉर्मेट में, और ये जो 120 टेस्ट है ये इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट इस कैटेगरी में डिवाइडेड है। 30 30 30 ये हो जाते हैं 90 टेस्ट, और रिमेनिंग जो 30 टेस्ट है उसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट है एंड 10 फुल लेंथ CSAT टेस्ट है। एंड लास्टली जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उनका सिमुलेशन किया गया है। सो पेड टेस्ट सीरीज में आपको CSAT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ टेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा। अगर आप इन दोनों को कंबाइन स्टार्ट करते हो, इफ यू डू इट टुगेदर इन स्पेसिफाइड टारगेटेड प्लान, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू क्लियरिंग प्रीलिम्स ऑफ APSC एंड UPSC will increase exponentially. इसका जो इनिशियल प्राइस था वो 12,000 था, वो अभी भी 12,000 है, लेकिन अभी अर्ली बर्ड एंड शायद जो सरस्वती पूजा था उसके ऑफर में अभी 7,999 में अवेलेबल है। ये 120 टेस्ट मतलब 12,000 क्वेश्चंस। आप चाहो, अगर आप CSAP के किसी भी कोर्स के स्टूडेंट रह चुके हो, अगर आप किसी भी इनिशिएटिव का पार्ट रह चुके हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर एंड सीक फर्दर डिस्काउंट। अनदर आपको 1,000 रुपीज डिस्काउंट मिल सकता है, बट फॉर दैट यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर। ऑलराइट, सो ये जो CNA का फाइल है, PPT है, या जो प्रीफिट के जो डिस्कशंस होते हैं, ये सारा डिटेल्स आपको ये PPT, ये PDF, ये सब कुछ CSAP के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाता है। CSAP के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करने के लिए यू विल हैव टू स्कैन दिस QR कोड एंड गेट एक्सेस वाया CSAP के ऑफिशियल ऐप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आर्टिकल, ये गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। गाजा कहाँ पे है? गाजा इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच वाला क्राइसिस वाला रीजन है। गाजा स्ट्रिप जो है वो मेडिटेरेनियन ओशन की तरफ कनेक्टेड है, दैट मीन्स इट इज टुवर्ड्स द वेस्ट, साउथ वेस्ट साइड में गाजा स्ट्रिप आता है। इस गाजा स्ट्रिप में इजराइल और पैलेस्टाइन का, हमास का, नॉट पैलेस्टाइन, हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में वायलेंट स्कर्मिश लगभग अब 3 साल से चल रहा है। इजराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था, इजराइल ने रेसिप्रोकेट किया, रिटेलिएटरी एक्शन लिया, लेकिन वो रिटेलिएटरी एक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट बहुत ही ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई लेवल का है,
और इस क्राइसिस में बहुत ज़्यादा नॉन टेररिस्ट सिविलियन पॉपुलेशन का डेथ हुआ है, बच्चे, बूढ़े एक्सेट्रा, कोलैटरल डैमेज है, डिस्प्रोपोर्शनेटली लोग मरे हैं। उस बैकग्राउंड में ये आर्टिकल कहता है कि ये जो एस्केलेशंस ऑफ हॉस्टिलिटी हुआ है इन गाजा, this has intensified the civilian suffering with repeated concerns over violations of international humanitarian law, and this has stalled the ceasefire diplomacy. हथियार साइड में रखकर सीजफायर करके डायलॉग पर आने के लिए जो डिप्लोमेसी डिप्लॉय की गई थी, दैट हैज आल्सो फेल्ड। कुछ बेसिक फैक्ट समझ लेते हैं, जो आप बेसिक फैक्चुअल स्टेटमेंट जो आप आंसर राइटिंग में अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इट रेस्ट्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ऑन प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेसेसिटी, व्हिच इंप्लाइज कि कोई भी एक्शन किसी भी रिएक्शन को दी जा रही है तो वो एक्शन जो होगी, जो रिएक्शन जो होगी, दैट शुड बी डिस्टिंक्ट, मतलब इट शुड सेपरेट टेररिस्ट फ्रॉम सिटीजन, इट शुड सेपरेट क्रिमिनल फ्रॉम सिविलियंस, इट शुड बी प्रोपोर्शनल। किसी ने आपको एक चाटा मारा इसलिए आपने उसको खून कर दिया, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है। एंड हाउ मच इज नेसेसरी, इन बेसिस के ऊपर रिलाई करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज जो जिनेवा कन्वेंशंस है, they mandate the protection of civilians and humanitarian workers in conflict zone. थर्ड जो है IHL, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो है, उनका एनफोर्समेंट ये बहुत हेवीली डिपेंड करता है ऑन स्टेट कंप्लायंसेस। जिस देश में यह है उस देश कितना ह्यूमैनिटेरियन लॉज के साथ कंप्लाई करता है एंड इंटरनेशनल प्रेशर कितना है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कोएर्सिव अथॉरिटी। जब हम सीएनए को डिस्कस करते हैं, हम कोशिश करते हैं जो प्रीलिम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, जो मेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है और जो पर्सनालिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, उन सब को एक साथ क्लब करके शेयर किया जाए। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से जो 5 इंपॉर्टेंट कोर एस्पेक्ट डिस्कस करने चाहिए वो ये है। एक, कोर इश्यूज या कंसर्न, सिविलियन प्रोटेक्शन इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया has failed seriously। जो indiscriminate attacks हुए हैं, जो restricted humanitarian access है, it has undermined the core international human laws principles। This situation has also highlighted the limitations of diplomacy, क्योंकि ceasefire negotiation के बारे में जब भी डिस्कशन होता है, जो भी कॉन्वर्सेशन होता है, जो भी डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट होती है, वो सारा has failed to restrain on ground military escalation। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, डी एस्केलेट करेंगे, सीज फायर कर देंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड ये डी एस्केलेट नहीं होता है। फिर गैप है अकाउंटेबिलिटी में, जो भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज है उनका इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो है, इट डाइल्यूट्स द कंप्लायंस बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। फोर्थ इज ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस। कोई भी अगर आपको मदद डिलीवर करनी है, फूड हो, इकोनॉमिक मदद हो, हेल्थ वाइज मदद हो, मेडिसिनल मदद हो, ये मदद करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, वॉलंटियर्स को वहां तक पहुंचना पड़ेगा। दिस इज नॉट डिलीवर्ड। ये जो एड डिलीवरी इज कंस्ट्रेन्ड बाय द सिक्योरिटी रिस्क एंड पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस। देन देयर हैज बीन अ रिस्क ऑफ इरोजन ऑफ norms, behavioral patterns। Repeated violations of international humanitarian laws has actually normalized the disregard or disrespect towards humanitarian laws। So if I have to sum up, if I have to conclude this whole topic in one statement, it would be the Gaza crisis has exposed the fragility of humanitarian safeguards when geopolitics जो होता है वो ओवरराइड करता है लीगल एंड एथिकल नॉर्म्स को। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू।
With reference to international humanitarian laws, consider the following statements. International humanitarian laws seeks to limit the effects of armed conflict on civilians and non-combatants. Statement 1 is correct. The principle of proportionality permits unlimited force if military objectives are involved. प्लीज रीड स्टेटमेंट केयरफुली. द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अनलिमिटेड नहीं होगा, प्रोपोर्शनल होगा. दिस प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी परमिट्स अनलिमिटेड फोर्स. दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो 2 इज रॉन्ग. तो डी गया, सी गया. Enforcement of IHL, International Humanitarian Laws, primarily relies on voluntary compliance and international pressures. Yeah, correct. So correct answer will be 1 and 3. Next article is Red Sea crisis. Red Sea कहाँ पे है? अगर ये अगर अफ्रीका है और ये सऊदी अरेबिया, ये ऐसा, ये वाला जो रीजन है, दिस इज गल्फ ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे ईरान है. ये वाला जो रीजन है ये है रेड सी, जो अफ्रीका एंड सऊदी अरेबिया के बीच में है. इसमें दो चोक पॉइंट है, एक यहाँ पर सुएज कैनाल के पास में और एक जिबूती इन ऑन अफ्रीका साइड एंड यमन ऑन दी अरेबियन पेनिनसुला साइड. ये दो जगह पे इसका चोक पॉइंट है. मतलब ये इतना नारो एरिया है जहां पे अगर आप चाहो तो पूरी ट्रैफिक रोक सकते हो. इसे कहा जाता है चोक पॉइंट ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में. तो अभी रेड सी में कुछ क्राइसिस डेवलप हुआ है. अब वो क्राइसिस की डिटेल्स क्या है, किसने किसके ऊपर अटैक किया, किस कंट्री ने किस कंट्री के जहाज रोक लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ये अननेसेसरी डिटेल्स है. जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनको हम देखेंगे. जो इनसिक्योरिटी है अभी रेड सी में, इट हैज फोर्स्ड shipping companies to reroute their vessels, disrupting the global trade flows and raising logistical and energy cost. अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. जब ये यहाँ तक मेडिटेरेनियन सी है, अगर यूरोप से कोई शिप लेट्स से कि इंडिया में कुछ सामान लेकर आ रही है, तो ये मेडिटेरेनियन सी से आती है, सुएज कैनल क्रॉस करके सीधा यहाँ पे चली जाती है. लेकिन ये चोक पॉइंट पे जो वायलेंस चल रहा है, जो इनसिक्योरिटी बिल्डअप हो रही है, उसके वजह से इनको पूरे अफ्रीका को राउंड मारकर पूरा घूमकर जाना पड़ रहा है. अब लगभग 2-2.5-3 हजार किलोमीटर एक्स्ट्रा अगर आपको चलना पड़े, वो भी इतना हेवी शिप लेकर, तो आपको कितना ज्यादा हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट लगेगा. आपको इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा लगेगा, आपको फ्यूल कॉस्ट ज्यादा लगेगा, आपको ह्यूमन वर्किंग आवर्स का प्राइस ज्यादा लगेगा. सारी चीजें बढ़ती जाएगी. उस कंटेक्स्ट में अब समझते हैं. पहले तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. ये जो रेड सी है, ज्योग्राफिकली इट लिंक्स इंडियन ओशन एंड मेडिटेरेनियन रीजन. इट सर्व्स एज अ क्रिटिकल ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर. इसमें सुएज कैनल का मेजर रोल है. जब आपको लॉन्गर रूट से रीराउट करना पड़ता है, तो इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द ट्रांजिट टाइम एंड फ्यूल कॉस्ट. कई बार जब मैरीटाइम डिसरप्शंस होते हैं, तो ये जो कंस्टेंट वो फेस करते हैं, इसका इम्पैक्ट फ्यूल प्राइसिंग, फूड प्राइसिंग, एनर्जी सप्लाई रेगुलेशन, इन सब के ऊपर होता है. इट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट. इस सब्जेक्ट के कुछ कोर आउट कंसर्न्स देख लेते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मीन्स. एक, ये रेड सी क्राइसिस में we experience choke point vulnerability. इसके अंदर when there is a heavy dependence on narrow maritime routes, it exposes the fragility of global supply chains. Second is cost transmission. Higher freight rates जो है, freight rate का मतलब है जो शिप से आप कुछ सामान ट्रांसफर करते हो, it is called freight.
माल वाहतुक, ये जो हायर फ्रेट रेट्स है एंड इंश्योरेंस, हायर इंश्योरेंस प्रीमियम्स है, दे एक्चुअली एड टू द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अक्रॉस ऑल द इकोनॉमी, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है. थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिस्कशन इज एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेस. जब भी कोई भी डिले होगा ऑयल में, एलएनजी में, इनके शिपमेंट्स में, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज and it is going to affect disproportionately. Fourth is militarization, the strategic militarization. Increased naval deployment heightens the risk of escalation and miscalculation. आप सोचिए कि उस नैरो रूट से ईरान के भी जहाज आ रहे हैं, उस नैरो रूट से पाकिस्तान के भी आ रहे हैं, उस नैरो रूट से इंडिया के भी आ रहे हैं, उस नैरो रूट से बांग्लादेश, जापान, सब के आ रहे हैं. जब वो इनसिक्योर है तो फॉर एग्जांपल इंडिया के नेवल फोर्सेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली फोर्सेस इंडियन शिप्स को कंपनी करेंगे, पाकिस्तानी को करेगी, जापानीज को करेगी. एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लीजिए, तो एक शिप के साथ अगर दो मिलिट्री शिप्स है अलग अलग कंट्रीज से, तो एक जगह पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ऑपोजिट कंट्रीज के बहुत सारा मिलिट्री फोर्स जमा हो जाता है. वहां पे एक गलती, वहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग, वहां पे एक मिसहैप कैन एस्केलेट इनटू द वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोस टू कंट्रीज. नेक्स्ट पॉइंट इज द एसिमेट्रिक इंपैक्ट. ये सब क्राइसिस की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो एक्सेसिवली डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को एक्सपीरियंस करती है. ये बड़े कंट्रीज को इसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं होता है, लेकिन छोटे कंट्रीज को जिनका फॉरेक्स रिजर्व कम है उनके ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का इंपैक्ट ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ रेड सी वाला इशू. कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जो रेड सी क्राइसिस है, इट इलस्ट्रेट्स हाउ जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन क्विकली ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक स्ट्रेस वर्ल्ड वाइड. प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस MCQ. With reference to maritime choke points and global trade, consider the following statements. Disruption of maritime choke points can have inflationary effects on importing economies. Maritime trade routes can be easily substituted by land routes in short term. 3. Energy trade is particularly sensitive to disruption in maritime routes. तो आपने अगर नोटिस किया हो तो सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है मैरीटाइम ट्रेड रूट्स कैन बी इजीली सब्स्टिट्यूटेड बाय लैंड रूट्स इन शॉर्ट टर्म. ये दोनों भी स्टेटमेंट, वेदर इट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, वेदर इजीली और वेरी इजीली, मतलब जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्टेटमेंट है उतना ही गलत स्टेटमेंट है. करेक्ट आंसर इज 1 and 3. करेक्ट आंसर इज 1 and 3. We'll jump on to the next article. The next article is about debt restructuring and role of the multilateral institutions, multilateral banking institution, developmental institutions. MDC कहा जाता है या MDI. कंटेक्स्ट ये है कि कोविड के बाद में बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्होंने बहुत ज्यादा फिस्कल स्टिमुलस दिया था, लोन ले लेकर पैसा इकोनॉमी में पंप किया था. इट वाज एक्सपेक्टेड कि जैसे कोविड का इम्पैक्ट कम होगा वैसे वैसे अपने फिस्कल पॉलिसी को चेंज कर कर फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करेंगी एंड फिस्कल प्रूडेंस एस्टेब्लिश कर देंगे. हाउएवर डेवलपिंग कंट्रीज वो बहुत सारी कंट्रीज नहीं कर पाई. तो आज हालत ये है कि जितना प्रोपोर्शन वो कर्जा चुकाने के लिए देते हैं उससे बहुत ज्यादा कम वो एजुकेशन या हेल्थ ऐसे सेक्टर्स के ऊपर कंट्रीब्यूट कर पाता है. दैट मीन्स, टू पुट इट इन डिफरेंट वर्ड्स, द अमाउंट पेड एज अ लोन इज मच हायर देन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू पे फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ. ये डेट क्राइसिस की तरफ डेवलपिंग कंट्रीज झुक गई है. अब इस डेट ट्रैप से उनको बचाना है तो द ओनली थिंग दैट इज पॉसिबल इज, जो उनके ऊपर कर्जा है, जो डेट है, इट शुड बी रीस्ट्रक्चर्ड. एंड जो
मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक्स है, जैसे कि एडीबी हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, या ब्रिक्स का बैंक हुआ, ऐसे जो बैंक्स है, जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स है, दे विल हैव टू प्ले अ रोल। इसमें थोड़ा जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, दे ऑल्सो नीड टू प्ले सम रोल। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो मैंने मेंशन किया, जो मेनी डेवलपिंग कंट्रीज नाउ स्पेंड मोर ऑन डेट सर्विसिंग देन ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन कंबाइंड। जो एमडीबीज है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, they provide long term, please read this carefully, these are long term, मतलब 40 साल 50 साल 60 साल के लिए लोन मिलता है। concessional finances meaning at the rate which are unimaginably low, like 0.1%, 0.2%, 0.2%, इस इंटरेस्ट रेट पे वो लोन देता है, लेकिन their balance sheets are limited। मतलब जो एमडीबीज है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक्स, ये लॉन्ग टर्म कंसेशनल फाइनेंसेस देते हैं, लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू लेंड मनी इज सेवियरली रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ देयर बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स, दैट मीन एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल। जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क होता है, मतलब लोन को रीस्ट्रक्चर करके देना, ईएमआई का साइज कम कर देना, या ईएमआई का ड्यूरेशन बढ़ा देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देना, या प्रिंसिपल को ही लेना, इंटरेस्ट ना लेना, एक्सेट्रा, जो रीस्ट्रक्चरिंग होता है, या लोन अमाउंट को कम कर देना, ये जो रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क है, इट डिपेंड्स हेवीली ऑन वॉलेंटरी क्रेडिट कोऑर्डिनेशन एंड नॉट ऑन एनफोर्सेबल लॉज। कोर इश्यू इसमें क्या दिखाई देता है? एक, कि ये कर्जे का बहुत ज्यादा बड़ा ओवरहैंग है, मीनिंग जब एक्सटर्नल डेट हाई होता है, when there is high external debt, it leads to crowding out effect of social and capital expenditure in vulnerable economies। अगर उनके पास 100 रुपए और उसमें से 80 रुपए अगर उनको लोन चुकाने में जा रहे, तो उनके पास सोसाइटल या हेल्थ या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 20 रुपए बचेंगे। तो ये लोन हेवी होने से ये जो सेक्टर है उनको क्राउड आउट किया गया, क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो गया। देन सेकंड इंपॉर्टेंट इशू इज क्रेडिटर फ्रैगमेंटेशन। देयर आर डाइवर्स क्रेडिटर्स, कुछ बायलैटरल क्रेडिटर्स है, कुछ प्राइवेट क्रेडिटर्स है, कुछ बॉन्ड होल्डर्स पब्लिक है, कॉमन पीपल है, एंड दिस मल्टीपल creditors, the diversity of these creditors delay the timely restructuring। There are certain limitations on multilateral development banks, जैसे कि जो existing mandates है और जो capital constraints है, वो उनकी ability to act counter cyclically को पूरी तरीके से reduce कर देता है। फिर आते हैं conditionality के concerns। ऑस्टेरिटी लिंक जो रिस्ट्रक्चरिंग होता है, दे कैन अंडरमाइन द ग्रोथ एंड सोशल स्टेबिलिटी। ऑस्टेरिटी लिंक मतलब दया देकर, किसी के ऊपर दया आ गई, इसके लिए आपने उसका लोन माफ कर दिया। अगर ये बैंक के पर्सपेक्टिव से और कंट्री के एस्पेक्ट में देखोगे, तो दिस इज गोइंग टू अंडरमाइन द ग्रोथ एंड सोशल स्टेबिलिटी। द फाइनल इशू इज ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। अगर ये डेट स्ट्रेस जो है, if it will remain for the prolonged period of time, it is going to have spillover effect on other aspect of the economy of the nation state। Concluding statement would be, जो effective debt restructuring है, it requires faster coordination and a stronger reformed role for multilateral institutions। Please pause the video and attempt this MCQ. With reference to debt restructuring in developing countries, consider the following statements. Debt distress can constrain social sector spending and long-term growth. Correct. So C is gone. Fragmented creditor structures complicates and delay restructuring processes. Correct. So B is gone.
मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स करंटली possess अनलिमिटेड कैपेसिटी. इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया तो वही इनकरेक्ट हो गया. द करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2 only. Please read the explanation and we shall resume with next article for the discussion. The next article deals with global water stress and governance challenge. Across regions, वो आज यूरोप हो, आज एशिया हो, अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, across all these regions there is rising water stress, and that water stress is being driven by the climate variability. It is driven by the population pressure, it is driven by urbanization and weak water governance. All these are contributing to the global water stress and governance challenges. थोड़े फैक्ट पहले तो समझ लेते हैं. वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? वाटर स्ट्रेस जो है, इट इम्प्लाइज ए सिचुएशन वेयर वाटर डिमांड जो है दैट एक्सीड्स द अवेलेबल सप्लाई और यूजेबल क्वालिटी ऑफ वाटर. सेकेंड इज जो ग्राउंड वाटर है इज ए critical source. Groundwater is a critical source for agriculture and drinking water, but is largely unregulated. आप नदी के पानी को आप रेगुलेटेड कर सकते हो, आप जो तालाब का पानी है, जो कनाल का पानी, इन सब को आप रेगुलेट कर सकते हो, लेकिन जो जमीन के अंदर पानी है उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते हो. जिसकी जमीन उसका वो एक्सेस. इस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर या सॉइल मॉइस्चर का रोल प्ले होता है. तो वो लार्जली अनरेगुलेटेड है, तो उसका जो यूटिलिटी है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है. नाउ द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. ये एक फिलोसॉफी है, ये एक अप्रोच है, IWRM, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. दिस अप्रोच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट प्रैक्टिस ग्लोबली. किसी भी पानी को आइसोलेशन में नहीं देखना. ये रिवर का पानी है, ये तालाब का पानी है, ये कुएं का पानी है, ये झरने का पानी है, ये टैंक का पानी नहीं, ये सॉइल का पानी, जमीन के अंदर का पानी नहीं. इन सारे पानी को एक पानी की तरह देखा जाएगा और लैंडस्केप के प्रिज्म पर, लैंडस्केप के लेवल पर इस वाटर का मैनेजमेंट किया जाएगा. दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड दिस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड. इसमें कोर इश्यूज क्या है, कोर कंसर्न्स एंड कोर इश्यूज. एक, there is a mismatch between demand and supply. Excessively over extraction of groundwater for industrial reasons, for agricultural reasons, and insufficient management of the groundwater, surface water. This altogether has contributed to the mismatch between demand and supply. There are climate linkages. एक जो रेनफॉल है वो काफी इरेटिक है, ड्रॉट्स है, हीट वेव्स है, ये सारे बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ एक्सेस टू द वाटर. नेक्स्ट इज वाटर का जो गवर्नेंस है, इट इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग फ्रैगमेंटेशन. देर आर एन नंबर ऑफ एजेंसीज, देर आर मल्टीपल एजेंसीज दैट हैव डिफरेंशियल jurisdiction, and that has led to the poor coordination and accountability. The fourth one is equity concerns. जो marginal farmers है या जो urban poor है, they are facing disproportionate access and affordability challenges. The last one is data and pricing gap. There is so less of groundwater data monitoring, data accounting, and less of answerability when it comes to distorted pricing mechanism. And तो ये सब जब है तो वाटर कंजर्वेशन के लिए जो इंसेंटिव्स हो सकते थे वो सारे कोलैप्स कर जाता है. कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होगा अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो वाटर स्ट्रेस इज अ लेस प्रॉब्लम, वाटर स्ट्रेस इज अ लेस अ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी but more a failure of integrated and equitable governance.
Please pause the video and try and attempt this MCQ. With reference to water stress and governance, consider the following statement. Water stress can arise due to governance and management failures even in water-rich regions. Statement 1 is correct. Groundwater over extraction has no linkage with agricultural practice. Absolutely rubbish. Obviously, it is connected. So, statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct. So, statement 2, integrated water resource management seeks coordinated management of land and water resources. Answer is 1 and 3 only. These are one-stop solution for preparation of UPSC and APSC. These are CSAP smart books. These books are now available in ASMIS transcripts also. To get access to these books, I may request you to contact on the number mentioned here, and stay tuned for updates regarding Prefit. Thank you so much. Thank you for joining in. Please go through the January playlist once again.